हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें से आप लोगों को जो राइट स्टेटमेंट है उसको चुनना है। तो चलिए हम ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है कि जो हमारा निधि प्रभाव होता है, यानी जो हमारा फंड फ्लो होता है, ठीक है, जो हमारा फंड फ्लो एनालिसिस होता है, वह व्यवसाय अवधि की बंद तिथि को व्यवसाय की स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन सेकेंड है कि प्रारंभिक खर्च, यानी जो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, उसका परिशोधन निधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी जब उसको रिडीम किया जाता है तब हम लोग फंड का उपयोग करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए। या फिर ऑप्शन तीसरा है कि उधार बिक्री कार्यशील पूंजी को बढ़ाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा क्रेडिट सेल होता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। या फिर चौथा ऑप्शन है कि स्टॉक इन ट्रेड की खरीद निधि का उपयोग है, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो हम स्टॉक इन ट्रेड की खरीद करते हैं तो वह एक तरह से फंड का उपयोग होता है। तो आप लोगों को इसमें राइट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि निधि का प्रवाह विश्लेषण, यानी जो हमारा फंड फ्लो एनालिसिस होता है वह व्यवसाय की अवधि की बंद तिथि को व्यवसाय की स्थिति को दर्शाता है। तो यह रॉन्ग है, ठीक है, यह ऑप्शन जो है वह रॉन्ग है। यह बंद तिथि को व्यवसाय की स्थिति को नहीं दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि प्रारंभिक खर्च का जो परिशोधन होता है वह निधियों का उपयोग होता है। तो यह भी रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, आप लोग का। उसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन है कि उधार बिक्री, यानी जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो यह हमारा वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देता है। तो बिल्कुल, जब हम किसी चीज़ का क्रेडिट में सेल करते हैं तो एक तरह से क्या होता है कि हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो हमारा डेटर बढ़ेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं डेटर बढ़ रहा है यानी हमारा करंट एसेट्स बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर जितना ज़्यादा क्रेडिट सेल होता है तो उतना ज़्यादा डेटर क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक तरह से जब हमारा डेटर बढ़ेगा तो हमारा कार्यशील पूंजी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह ऑप्शन हो सकता है। लास्ट ऑप्शन को भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि स्टॉक इन ट्रेड की खरीद निधि का उपयोग है। तो यह भी राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कि जब हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारा डेटर बढ़ता है और इससे हमारा कार्यशील पूंजी, यानी जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वह भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस तरह से हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जब कोई कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक कंपनी है और वह अपना जो शेयर है वह प्रीमियम पर इशू करती है, ठीक है। तो वह शेयर प्रीमियम निम्नलिखित में से किसके लिए वह प्रयुक्त होगा, यानी कि जो शेयर प्रीमियम का अमाउंट है वह किसके लिए वह यूज करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन ए कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम, ठीक है, इशू शेयर एट प्रीमियम दैट शेयर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फुल इन पार्ट, यानी कि कहा जा रहा है कि एक कंपनी है वह अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है तो वह प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वह किसके लिए पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से वह यूज होगा, जो प्रीमियम का अमाउंट है वह। ऑप्शन ए है कि परचेज ऑन फिक्स एसेट्स के लिए होगा, या फिर राइटिंग ऑफ ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए होगा, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है उसके लिए होगा, या फिर जो हमारा गुडविल का अमाउंट है उसके लिए होगा। तो देखिए, जब कोई भी कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है तो यह जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है एक तरह से किसी कंपनी के लिए होता है पूंजीगत लाभ, यानी किसी भी कंपनी के लिए यह एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है और इसे हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं
किस मद के अंतर्गत? रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत हम लोग इस अमाउंट को दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों के कोई एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है इसको हम लोग किस मद के अंतर्गत दिखाते हैं? तो रिजर्व एंड सरप्लस आप लोग याद रखिएगा। और इसे हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं और यह एक तरह से कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। यानी जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है वह एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो उसको अगर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है तो उसको हम बोनस देने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी कंपनी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको बोनस देने के लिए करते हैं। उसके बाद उसका उपयोग हम लोग जो होता है वह प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए भी करते हैं। ठीक है, यानी प्रारंभिक व्यय के लिए भी करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग हम लोग करते हैं कि अगर कोई हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे जो डिस्काउंट होगा उसके लिए हम लोग इसका राइटिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, उसको अप्लिखित करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट होता है इसको हम लोग कभी भी लाभांश को वितरित करने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए यहाँ ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि अचल संपत्तियों का क्रय करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट। या फिर ऑप्शन दूसरा है कि प्रारंभिक व्यय के अपलेखन के लिए किया जाता है, या फिर विज्ञापन व्यय का अपलेखन करने के लिए किया जाता है, या फिर गुडविल को हम लोग राइटिंग ऑफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट का यूज़ करते हैं, यानी कोई भी कंपनी अपने शेयर को अगर प्रीमियम पर इशू करती है तो उस प्रीमियम का अमाउंट जो होता है वह प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, वह एक तरह से अचल संपत्तियों के लिए उपयोग नहीं करेगा, विज्ञापन व्यय के लिए भी अपलिखित नहीं होगा, गुडविल के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगर बोनस शेयर है तो बोनस के लिए भी जो होता है वह सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साझेदार संगठन की विशेषताएं नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका कौन सा फीचर्स नहीं है। ठीक है, नहीं यहाँ पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि ब्याज के अंतरण पर प्रतिबंध होता है, सीमित दायित्व होता है, या फिर गर्भित एजेंसी होती है, या फिर अत्यधिक सद्भाव होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ साझेदारी की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए साझेदारी की विशेषता इनमें ब्याज के अंतरण पर प्रतिबंध ये भी होता है। ठीक है, गर्भित एजेंसी यह भी होता है, तो यह भी आंसर नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अत्यधिक सद्भाव यह भी है साझेदारी की विशेषता। लेकिन जो हमारा सीमित दायित्व होता है, यानी जो हमारा लिमिटेड लायबिलिटीज होता है, वह एक पार्टनरशिप की विशेषताएं नहीं होती है। पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटीज जो होती है वह क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा था कि साझेदारी संगठन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ सीमित दायित्व जो होगा वह एक पार्टनरशिप की विशेषताएं नहीं होती है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है, यानी जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसकी कौन सी फीचर्स नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अभिव्यक्त जोखिम होता है वह, या फिर एकल स्वामित्व, या फिर एक व्यक्ति का नियंत्रण, या फिर सीमित दायित्व। इसको इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है नॉट ए फीचर ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑप्शन ए है अनडिवाइडेड रिस्क, ऑप्शन दूसरा है सिंगल ऑनरशिप, ऑप्शन थर्ड है कि वन मैन कंट्रोल, या फिर ऑप्शन चौथा है कि लिमिटेड लायबिलिटी।
तो देखिए एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें अनडिवाइडेड रिस्क होता है। चूँकि उसको चलाने वाला कोई एक पर्सन होगा तो वह अपने जो व्यवसाय का जोखिम है केवल वही व्यक्ति उठाएगा, वह रिस्क को बांटेगा नहीं। तो उसका जो ये होता है वह क्या होता है कि जो रिस्क होता है वो अनडिवाइडेड होता है और यहाँ नॉट पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद सिंगल ओनरशिप, तो बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनरशिप ही होता है, यानी केवल एक व्यक्ति ही उसका मालिक होता है। उसके बाद कहता है वन मैन कंट्रोल, तो बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप में का जो कंट्रोल होता है वह एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। और लिमिटेड लाइबिलिटीज, तो देखिए यहाँ पे नॉट था, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप की कौन से फीचर नहीं है, तो लिमिटेड लाइबिलिटीज जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति किसी भी बिजनेस को चला रहा है तो जितना भी जो बिजनेस है उसका जितना भी लाइबिलिटीज होगा उस व्यक्ति पर होगा और उसकी जो लाइबिलिटीज भी होगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। और यहाँ लिमिटेड है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटीज, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अनुसार एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ प्राइवेट पूछा जा रहा है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी और कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। तो देखिए एक प्राइवेट कंपनी में 2013 के अनुसार एक प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम होता है, मिनिमम जो होता है सदस्यों की संख्या वह 2 हो सकता है और मैक्सिमम जो होता है वह कितना हो सकता है, 200, ठीक है। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 200 होता है मैक्सिमम 2013 कंपनीज एक्ट के अनुसार प्राइवेट कंपनी में। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज का क्लास भी आपको पसंद आया होगा और यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिला होगा और आइडिया भी आप लोगों को लगेगा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब